बहुत पहले की बात है। एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा कि आप देख रहे हैं, सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वो लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपने मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर का आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़ी होकर राख बनी पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे ये निर्णय ले सकें कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश के किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वो व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई, उसने अपने साथ व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी दफा जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वो स्टोर बना। यहां तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वो सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वो अन्य व्यवसायियों की तरह उनके साथ शामिल हो जाता। जब उसके साथी बुरे हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। यही जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिशन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसे की जरूरत है वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। ये राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। नंबर 2, ये निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय कर लें। आप कब तक वो धनराशि कमाना चाहते हैं। नंबर 4, आप धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। नंबर 5, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। नंबर 6, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले
और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपनी नजरों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वो निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों का आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको 6वां निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वो धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल ना कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, मजबूत चाहत की जरूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वो आपका जुनून है, तो आपको खुद को उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना है कि आपने वो धन अर्जित कर लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको वो धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य ये है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वो ही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वो नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यवहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा मिली थी, जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी। पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल में लाकर $10 करोड़ से अधिक दौलत कमा ली। ऊपर दिए गए 6 कदमों को थॉमस एल्वा एडिसन ने भी जांचा, परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं प्रयोग में लाए जा सकते, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी त्याग की जरूरत होती है, न ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की जरूरत होती है। पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की जरूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वो निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं, वो बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपनी मन में कल्पना नहीं कर सकते, तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज हैं, उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें ये जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई तकनीक, बेचने के लिए नए तरीके, नई पुस्तकें, नया साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांग के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है, तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है, जो अपने सपनों को कार्यों में तब्दील कर सके। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे और रहेंगे। यही वो लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता हुए हैं। उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीजों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी को सुगम बनाने के नए तरीके का इजाद किया है। आज सपने देखने वालों में 2 जरूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए: सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए
आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिकरण को नए सांचे में डालकर नए तरीके से काम किए जाने का वक्त है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बे को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी, वो आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सकें। आपको और हमें आगे बढ़ने का और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वो सफल भी हुआ। कोपरनिकस, एक महान ज्योतिष जिसने दुनिया की बाहुल्यता का सपना देखा और उसकी खोज कर दिया। सच ही कहा है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं आता। अगर जो आप चाह रहे हैं वो सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाएं तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये अस्थायी असफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड, एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति जिसने बिना जानवरों की चलने वाली गाड़ी का सपना देखा, उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे, पर उसके पास जो कुछ भी था वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया उसके पहियों पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपनों पर विश्वास था। थॉमस सेल्वा एडिसन ने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उसका यह सपना सच हो पाता, वो 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते। लीकला ने काले नौकरों की स्वतंत्रता का सपना देखा, अपने सपनों को कार्यान्वित किया और कभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका एक संयुक्त हो जाएंगे, जब तक कि ये असल में हो नहीं गया। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपनों का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है और मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसका कैबिन और घर भी दिला दिया। इसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत कुछ क्षणों में ही कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए ले गए थे। जब उसने उनको ये बताया कि उसने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भेजा जा सकता है। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त है। आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यकता है, विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। रे क्रोच एक और बेहतरीन उदाहरण है जिसने अपने सपने साकार किए। क्रोच मिल्क शेक का मिश्रण बेचा करता था। उसके मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाले हुआ करते थे। हर कोई अधिकतम उस मिल्क शेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उसे सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट मिश्रण का ऑर्डर मिला। उसने वहां पर जाने का निर्णय लिया ताकि ये पता चल सके कि वो इस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें से सबसे व्यस्त था। उसके मालिक मैकडोनाल्ड बंधु बहुत ही सीमित मेन्यू हैमबर्गर, चीजबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक्स उस क्षेत्र में बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। क्रोच को यह अवसर दिखा और उसने सोचा कि अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी जाए तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत कमाई की जा सकती है।
शायद पैसों का अंबार लग जाए। उसने मैकडॉनल्ड बंधुओं के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडॉनल्ड देश का सबसे अधिक फूड रेस्टोरेंट ही नहीं बना, बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रूच ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह सपनों का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। न ही अब विश्व सपने देखने वालों का उपहास करता है और न ही ये कहता है कि ये अव्यावहारिक है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता मिली है, वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोक देने वाले संघर्षों से जरूर गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बेनियान को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिला था, उसी के बाद उन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पुस्तक लिखी थी। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो इसलिए कि अधिकतर लोगों ने कभी ये सीखने की कोशिश नहीं की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक स्वभाव में कैसे तब्दील किया जाता है। हेलन केलर जन्म से ही गूंगी, बहरी और अंधी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक कि वो उसे स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते होते उन्हें शराब की लत भी लग गई थी। पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराइयां हटाकर अच्छाइयां फैलाना था। फिल्मों में अत्यधिक सफलता भी उन्हें नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपना पैसा अचल संपत्ति में लगाया, एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला की शुरुआत की जिसने उन्हें अरबपतियों की सूची में ला खड़ा कर दिया। उन्होंने जो भी लक्ष्य तय किया वो सोना बन गया। वो सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वो देश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने बच्चों और नवजवानों को हिंसा और अपराध को त्याग कर नशीले पदार्थों और गुंडागर्दी को ना कहकर शिक्षित बनने की आवाज उठाई। उन्होंने कई संगठनों में सक्रिय नेता की भूमिका निभाई जिससे लोग शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे सकें। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वे जाति और रंग से अछूते थे। वे सहिष्णु, सभी तरह के विषयों में खुले विचारों वाले और एक सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे, परंतु जब तक ये दुनिया रहेगी उनके नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उन्हें दुनिया ने पहली बार तब जाना जब बेहतरीन भारोत्तोलक को मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया। पर श्वार्ज़नेगर सिर्फ एक मस्कुलर व्यक्ति नहीं थे। उनकी जिंदगी में सपने और लक्ष्य थे। सपने साकार करके वो एक धनी व्यापारी, सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले फिल्म अभिनेता और अब कैलिफोर्निया के राज्यपाल बन गए। उनका जन्म ऑस्टिन में हुआ और बचपन भी वहीं गुजरा। बचपन से ही उन्होंने भारोत्तोलन की ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पहली प्रतियोगिता जीती। इसके बाद 5 बार लगातार मिस्टर यूनिवर्स बनने का खिताब उनके नाम ही है। फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स विस्थापित हो गए और वहां पर भी ऐसी ही प्रतियोगिताएं जीतते रहे। हालांकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होगा।
उन्हें अब इस क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को अन्य क्षेत्रों में भी आजमाने के बारे में विचार किया। उनकी शारीरिक गठन की ट्रेनिंग ने उन्हें यह सिखा दिया था कि आम जनमानस को इन सब की जानकारी नहीं है। ये जानकारी सभी से साझा करनी चाहिए। उन्होंने एक आत्मकथा आर्नोल्ड द एजुकेशन ऑफ अ बॉडी बिल्डर लिखी, जो बेस्ट सेलर साबित हुई। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए एक किताब लिखी जिससे वो अलग तरह के अभ्यास से अपने शरीर को गठित कर सकें। इस किताब ने उन्हें एक व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक कंपनी खोली जो बॉडी बिल्डिंग के आयोजन कराती थी। इस व्यापार ने उनके लिए व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता के रास्ते खोल दिए। उनका अगला लक्ष्य एक बड़ा फिल्म स्टार बनना था। हालांकि उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत तभी कर दी थी जब वे बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में थे। छोटे छोटे रोल करने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तब काम आई जब उन्हें कॉनन द बारबेरियन फिल्म में मुख्य रोल मिल गया। इस फिल्म श्रृंखला ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे अधिक मेहनताना वसूलने वाला नायक बना दिया। सन 2003 में श्वार्ज़नेगर राजनीति में आए और उन्हें कैलिफोर्निया का राज्यपाल चुन लिया गया। आप श्वार्ज़नेगर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। श्वार्ज़नेगर ने भी अपना जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ही झोंक दिया होता तो भी वो काफी सफल हो जाते, पर उन्होंने इससे कहीं ज्यादा का सपना देखा। उन्होंने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए जिनमें चुनौतियां थी और उन्हें हासिल कर लिया। उन्होंने अपनी पिछली सफलताओं से शिक्षा बेकार नहीं जाने दी और उनका हर क्षेत्र में उपयोग किया। श्वार्ज़नेगर की तरह आप अपने आलोचकों से डरिए मत। आलोचकों ने उनकी पहली फिल्म में उनकी कड़ी निंदा की थी, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और अपना कार्य जारी रखा। इसी दृढ़ता ने उन्हें हॉलीवुड के सबसे अधिक मेहनताना लेने वाला अभिनेताओं में शामिल कर दिया। अगले अध्याय में बढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिष्णुता की शक्ति को मन में पूरी तरह से बैठा लीजिए। अगर आपके पास ये मनःस्थिति और इन सिद्धांतों के काम करने के नियम ढंग से पता है तथा इन्हें अमल कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप वो सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी वस्तु की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसका मन पूरी तरह से ये विश्वास न कर ले कि उसे वो वस्तु मिल चुकी है। ये मनःस्थिति विश्वास की होती है, न कि सिर्फ उम्मीद और इच्छा की। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह होने पर आप इच्छा, साहस और विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी, इन सब को हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियां और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता है। एक महान कवि ने अपनी कविता में सही कहा है, मैंने धन के लिए जीवन से सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे अधिक नहीं देगी। मैंने शाम को भीख मांगा, फिर मेरे पास प्राप्त कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन ABS एक नियोक्ता है, वो आपको वो देता है जो आप मांगते हो। पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बदले आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने ईश्वर से कुछ भी मांगा होता, उसने राजी खुशी से भुगतान कर दिया होता। मैरी के ऐश, जो मैरी के कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी और विश्व भर में अपनी कंपनी के काम करने वाले, जिनकी अब 25,000 की संख्या है, कंसल्टेंट्स की सफलता का राज आत्मविश्वास बताया। उनका ये करियर साल पहले प्रारंभ हुआ था जब उन्होंने स्टैनली होम प्रोडक्ट्स में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि अपने इस काम के प्रथम वर्ष में वो सफल नहीं हो पाई थी और इस काम को छोड़ देना चाहती थी। पर उनकी सोच तब बदली जब उन्होंने स्टैनले सेल्स के सेमिनार में भाग लिया। उन्होंने बताया कि उस वर्ष कंपनी की प्रतियोगिता में खूबसूरत, लंबी और सफल महिला को रानी का खिताब से नवाजा जाना था। रानी के खिताब से नवाजा जाना था और उस वर्ष उस महिला को वो खिताब मिला
जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और अध्यक्ष से बात करूंगी और उन्हें अगले वर्ष रानी का एक खिताब जीतने का इरादा बतलाऊंगी। श्रीमान बेवरिज मुझ पर हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा, मुझे भी लगता है कि तुम जीत सकती हो। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले वर्ष मुझे रानी का खिताब दिया गया। मैरी के ने इस बात को बताया कि सफलता हासिल करने का पहला कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें कि आप योग्य हैं और आप उस सफलता के असली हकदार हैं। उन्होंने अपने एक लेख में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ कदमों का अभ्यास करने के लिए बताया है। वे 4 कदम निम्न हैं। पहला, खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। उस व्यक्ति को सोचें जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेला बिताइए। आराम से शिथिल होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक नए वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास से ओत-प्रोत हो जाइए। दूसरी, पिछली सफलताओं को याद कीजिए। हर कामयाबी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो ये सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और सफल हो सकते हैं। पिछली सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हों, उन कामयाबियों को याद कीजिए। तीसरी, लक्ष्य निर्धारित करें। साफ तौर पर यह तय कर लें कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए कि अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित न होइए। चौथी, जिंदगी के लिए सकारात्मक रवैया रखें। खुद का सकारात्मक चित्र बनाएं। अपनी जिंदगी, कार्य और निर्णय सभी में विश्वास रखें और सकारात्मक रहें। इच्छा शक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। अब मैं आपको एक ऐसे पुरुष की असामान्य कहानी बताने जा रहा हूं जिससे चमत्कारिक पुरुष मैंने आज तक देखा ही नहीं। जिसे जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टरों ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद ये बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूं। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दे दी और खुद एक निर्णय ले बैठा कि ईश्वर बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है, पर वो उसे पूरी जिंदगी इस तरह यातनापूर्ण जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। मैंने ये सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। ये मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर विश्वास करता था कि जहां चाह है वहां राह है। मुझे महान एमर्सन की बात ध्यान आई। दुनिया की हर वस्तु सिर्फ एक ही बात सिखाती है, वो है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना है। ये हम सभी पर समान रूप से लागू होती है। कभी आंख बंद करके आवाज सुनिए, प्रकृति आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वो रास्ता सिर्फ एक ही था, इच्छा शक्ति। मैंने अपने अंदर ये इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने इस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ वर्षों पहले मैंने लिखा भी था, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार ही हैं। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और ये सोचा कि अगर ये सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने प्रण लिया कि अपने बच्चे के मन में कतई ये बात नहीं आने दूंगा कि वो सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत चाहत के बीज रोप दूंगा और वह जरूर एक दिन बिना किसी उपकरण के सुनने और बोलने लगेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वो मेरे साथ सहयोग कर सके, मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को भी उसके अंदर जगाने की कोशिश की ताकि ये चाहत सत्य के रूप में हमारे सामने आ सके। मैं हर रोज उसके कान के पास ये सब बोलता ताकि मेरे बेटे के मन तनिक भी ये स्वीकार न कर सके कि वो सुन नहीं सकता। जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा हुआ,
वो आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देने लगा। हमने ये महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं वो बोल तो नहीं पाता था, पर वो कुछ आवाजों को सुन जरूर लेता था। बस हमें यही चाहिए था। मुझे ये विश्वास हो गया कि मेरा ये तरीका काम कर रहा है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उत्साहित कर दिया, अचंभित कर दिया एवं आशा से भर दिया। ऐसा कुछ उस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम एक टेप रिकॉर्डर लाए हुए थे। जब उस बच्चे ने एक गाना सुना तो वो उत्साहित हो गया था और गाने को सुनकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगा। वो कुछ तरह के गानों में उत्साह दिखाने लगा था। उनमें से एक गाना था। एक बात तो ये कि वो एक गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमें आवाज का अस्थि चालन सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं थी। जब वो टेप रिकॉर्डर पर प्रतिक्रिया देने लगा था, मुझे ये मालूम पड़ा कि जब मैं उसके कान के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूं तो उसे समझ आता है। मैं अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को इसी माध्यम से उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो परिणाम निकला था वो इतना उत्साहित करने वाला नहीं था। फिर भी मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास का साथ दिया और ऐसी किसी भी नकारात्मक बात को मन में आने से पहले निकाल फेंका। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा का फल यह हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में यह भरने से कभी नहीं चूकता था कि वो बोल और सुन सकता है। मैंने ये अनुभव किया कि बच्चों को दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहां पर उसके लिए कहानियां लिखता और रात में सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में यह भी भरता कि वो बिल्कुल ठीक है और सुन एवं बोल सकता है। एक कहानी जब मैं सुनाता हूं तो उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता हूं, उसे अलग रंगों से भर देता हूं। उसका उद्देश्य उसके मन में यह भरना था कि उसका ये शारीरिक दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि ये उसके जीवन में एक बड़ी संपत्ति बनेगा। गीता में भी लिखा है, कुछ अवसाद अच्छे के लिए होते हैं, और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी ही अच्छाइयां लिए भी होती है। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था इस कमी को किस तरह से उसकी संपत्ति के रूप में बदलनी है, और मैं हर रोज उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में ये भरने की कोशिश करता कि उसकी ये विकलांगता दुनिया के बड़े काम आ सकती है। मुझे ये बताया गया था कि उसके कानों में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी यही विश्वास जगा दिया था। सबसे खास बात उसकी अब यह थी कि वो मुझसे प्रश्न नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में ये बात भर दी थी कि उसे अपने भाइयों से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यह बच्चा सभी अध्यापकों के लिए विशेष था, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना लाजमी था। उसकी मां ने उसे अध्यापकों से मिलकर यह समझा दिया था कि उसे अधिक ध्यान दिया जाए। जब वो इतना बड़ा हो गया कि वो समाचार पत्र वितरण कर सके, तो मैंने उसे ये समझाना शुरू कर दिया कि वो अपने भाई, उसका बड़ा भाई बाजार में समाचार पत्र बेचता था, से अधिक पैसा कमा सकता है, क्योंकि वो अपने भाई से अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। हमने ये गौर किया, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी सुनने की क्षमता बढ़ रही थी। दूसरी तरफ उसके मन में अपनी कमी को लेकर ध्यान देने की आदत कतई नहीं थी। जब वो 7 वर्ष का हुआ तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को सफल सिद्ध किया। कुछ महीने तक उसने अपनी मां से बाहर बाजार में समाचार पत्र बेचने की अनुमति मांगी, पर उसकी मां उसके बहरेपन की वजह से डरी हुई थी। एक मां की तरह उनकी भी चिंता वाजिब थी कि कहीं उसे कुछ सुनाई न दे और कोई दुर्घटना हो बैठे। फिर एक दिन अचानक वो मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर बाजार भाग गया। वहां एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और उससे समाचार पत्र खरीदकर बेचा। ये उसने तब तक किया जब तक शाम नहीं हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने पाया कि आज उसने सेंट कमाया। जब हम लोग घर पहुंचे तो वो अपने कमरे में बिस्तर पर सो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी मां ने मुट्ठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े।
वो अपने बेटे की पहली कमाई पर भावुक होकर रोने लगी, जबकि मेरी प्रतिक्रिया विपरीत थी। मैं दिल खोल कर हंसा और उसके मन में मेरा रोपा गया बीज एक आकार ले चुका था। उसकी मां सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से सुन नहीं सकता, कहीं पैसे कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो। मैंने एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर व्यापारी को देखा जिसे अपने ऊपर पूर्णतया विश्वास है। उसने कदम उठाया और वो जीत गया। उसके काम ने मुझे बहुत खुशियां दे दी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जो मैंने उसके मन में रोपा है वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। बाद में उसने इसे सही भी सिद्ध किया। जब उसके बड़े भाई को कुछ चाहिए होता था तो वो जमीन पर लेट जाता, पैर मारने लगता, रोने लगता और उस वस्तु को हासिल कर लेता। जबकि उस हल्के बहरे बच्चे को कुछ चाहिए होता तो पहले वो पैसे कमाता और उसके बाद वो खरीद लेता। आज भी उसकी यही आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे ये पाठ पढ़ाया कि एक विकलांग व्यक्ति अपने सामने पड़े पत्थर को एक रुकावट के रूप में न लेकर उनसे सीढ़ी बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वो छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक नहीं सुनाई देता था जब तक उसके अध्यापक उसके पास आकर जोर से ना बोले। हमने उसे गूंगे बहरों के विद्यालय नहीं भेजा। हम नहीं चाहते थे कि वो सांकेतिक भाषा सीखे। हम चाहते थे कि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी गुजारे, और इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ थे। ये इतना आसान नहीं हुआ, बल्कि हमें विद्यालय के लोगों से इस मामले में काफी बहस भी करनी पड़ी। जब वो 10वीं कक्षा में था तब उसने एक कान में अच्छे से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो 6 साल का था तो शिकागो के रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के सर के एक भाग का ऑपरेशन किया था। उसने पाया कि उसके कान में ऐसा कोई भी प्राकृतिक अंग नहीं है जिससे सुना जा सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में ऑपरेशन के 18 वर्षों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट दे दिया। उसे एक ऐसी विद्युतीय मशीन मिल गई जिससे सुनाई देने में आसानी हो, जो उसने ट्रायल के लिए मंगवाई थी। उसे उस मशीन को प्रयोग करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने ऐसी भी एक मशीन का प्रयोग करने की कोशिश की थी, पर सफल ना हो पाया था। अंततः उसने उस यंत्र को उठाया और यूं ही कान में लगा लिया। ये क्या, एक सामान्य व्यक्ति की तरह आवाज सुनने की उसकी चाहत सच हो गई थी। उसने पहली बार इस तरह से आवाज सुनी थी जिस तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता है। ईश्वर अपने अजूबे बड़े रहस्यमय तरीके से करता है। वो आज बहुत प्रसन्न था। उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। तुरंत वो अपनी मम्मी का फोन उठाने के लिए दौड़ पड़ता है, और बड़े आराम से उस दिन उसने पहली बार ठीक से अपनी मम्मी की आवाज सुनी थी। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसर की ढंग से आवाज सुनी थी। पहली बार रेडियो सुना था और पहली बार सिनेमा भी सुना था। जिंदगी में पहली बार लोगों से सामान्य पूर्वक बात सुन सकता था। दूसरे व्यक्तियों को जोर से नहीं बोलना पड़ता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गया हो। हमने प्राकृतिक गलती को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से अस्वीकार कर दिया था। इस दुनिया में उपलब्ध एकमात्र अभ्यास से हमने प्रकृति को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। इच्छा शक्ति ने अपना काम कर दिया था, पर यह काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस विकलांगता को एक संपत्ति में बदलना बाकी था। ये चमत्कार उसके लिए बस इतनी ही बड़ी बात थी कि उसकी आवाज की दुनिया बदल गई थी। वो इसी में खुश था। एक दिन उसने इस यंत्र के निर्माता को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने अनुभव साझा किए थे। फिर उसने कुछ लिखा, शायद कुछ ही जो रेखा में नहीं लिखा था, बल्कि उन रेखाओं के बीच में लिखा हुआ था। इस कारण उसे न्यूयॉर्क के उस कंपनी से बुलावा भी आ गया। जब वो उस कंपनी के मुख्य अभियंता से अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बात कर रहा था, तो उसके दिमाग में एक विचार, एक प्रेरणा, आप जो भी नाम देना चाहें दें, उभर आई, जिसने उसकी कमजोरी को एक ताकत में बदल दिया। उसे पैसे भी मिलने लगे और खुशियां भी आ गईं। इस विचार का पूरा गठजोड़ ये था कि उसने उन लाखों बहरे लोगों की मदद करने की ठानी जो पूरी जिंदगी बहरे बनकर ही काट देते हैं, इन यंत्रों के उपयोग के बारे में जानते नहीं हैं। उसने सोचा
अगर उन्हें इन यंत्रों के बारे में पता चल जाए तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताने की ठानी। वो तभी इस निर्णय पर पहुंच गया था कि अब वो पूरी जिंदगी उन लोगों को मदद करने के लिए समर्पित कर देगा। उसने तुरंत कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम की जानकारी ली और फिर उसने ये खोजने की कोशिश की कि किस तरह से ऊंचा सुनने वाले व्यक्तियों से बात की जाए और उन तक इन नई खोजी गई विधियों द्वारा पहुंचा जाए। जब उसने अपना प्लान बना लिया तो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी में बुलाया गया। प्रेजेंटेशन प्लान देते वक्त ही उसे 2 वर्ष के अपने एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए अनुबंधित कर लिया गया। जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। झलके भी क्यों ना, वो उन हजारों लोगों की जिंदगी संवारने जा रहा था और थोड़ा बहुत अपना सपना पूरा करने भी। जैसे ही वो उस हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी से जुड़ गया, उसके तुरंत बाद ही उसने मुझे उस कंपनी का गूंगे और बहरे लोगों के लिए लेक्चर सुनने के लिए बुलाया। इस लेक्चर का उद्देश्य ये था कि गूंगे और बहरे व्यक्तियों को सिखाया जा सके कि कैसे आसानी से बोला व सुना जा सकता है। इससे पहले मैंने इस तरह की शिक्षा के बारे में कभी सुना नहीं था। फिर भी संशय और इस बात की उम्मीद करता हुआ मैं वहां पहुंच गया कि मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने वहां पहुंचकर पाया कि जो चाहत मैंने अपने बेटे में पैदा की थी, उसकी वजह से उसके अंदर उन बहरे लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने का लक्ष्य था। मैंने वहां पर यह पाया कि जिस सिद्धांत का मैं पिछले 20 वर्षों से प्रयोग कर रहा था, उसी के माध्यम से वहां गूंगे और बहरे लोगों को उनके जीवन से आगे निकलने की सलाह दी जा रही थी। अपनी जिंदगी के बदलने के बाद से ही मेरा बेटा ब्लेयर और मैं, हम दोनों लोग उन गूंगे बहरों के लिए लग पड़े हैं। इसमें निश्चित ही कोई संदेह नहीं है कि अगर ब्लेयर की मां और मैंने उसके दिमाग को आकार देने की कोशिश ना की होती तो वो जीवन भर गूंगा और बहरा बना रहता। जब ब्लेयर बड़ा हो गया था तब डॉक्टर इरविन वूरहिस, जो इन सब मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वो मेरे बेटे का ढंग से निरीक्षण करने के बाद बहुत अचंभित हुए कि वो कैसे सुन और बोल सकता है, जबकि सैद्धांतिक रूप से उसे सुनाई देना ही नहीं चाहिए। एक्सरे चित्र में भी ऐसा कोई द्वार नहीं दिख रहा था जिससे आवाज मस्तिष्क तक पहुंच सके। वे इस बात से अचंभित थे कि वो सुन कैसे पा रहा है। जब मैंने अपने बेटे में इच्छा शक्ति के वो बीज बोए थे कि वो बोल और सुन सकता है, अपनी जिंदगी एक सामान्य इंसान की तरह जी सकता है, तब प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके मस्तिष्क के बीच एक पल का निर्माण हो सके और वो सुनने के काबिल बन सके। उस बात का पता बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। ये मेरे लिए भी ईश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के साथ साझा न करता तो शायद मैं कभी खुद को माफ न कर पाता। इस अनुभव को आप सभी से साझा करके मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूं। ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ। मुझे इस बात का विश्वास था क्योंकि इसका भी एक कारण था। मुझे पता था कि अगर आपके अंदर कोई चाहत हो, उसमें विश्वास हो जाए, तो इच्छा शक्ति आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी चीज को वास्तविकता में जन्म दे सकते हैं। ब्लेयर ने खुद में एक आम इंसान की तरह सुनने का सपना देखा और उसने वह हासिल कर लिया। उसका जन्म एक अपंग बच्चे की तरह हुआ था, जो इस बात के लिए काफी था कि बिना किसी चाहत के वो सड़कों पर पेन या कप बेचता नजर आए। अब वही विकलांग बच्चा कई लाखों लोगों की मदद कर रहा था जिन्हें ऊंचा सुनाई देता था। ये सिर्फ मदद करना ही नहीं था, बल्कि उसको रोजगार भी मिल रहा था, जिस वजह से वो आराम पूर्वक पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकता था। जो सफेद झूठ मैं बचपन से उसके मस्तिष्क में भरने की कोशिश कर रहा था कि वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है, उसने इस बात को सच सिद्ध कर दिया। दुनिया में ऐसा कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे मजबूत इच्छा शक्ति और विश्वास के द्वारा वास्तविकता में तब्दील न किया जा सके। यह हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इच्छा शक्ति को अपने बेटे की कमी को सुधारने के लिए प्रयोग किया। इससे अच्छा शायद ही किसी को इतना नजदीक से
इस सिद्धांत का प्रयोग करने का मौका मिले। अगर प्रकृति इस इच्छा शक्ति के सामने झुक सकती है तो किसी व्यक्ति या इंसान की क्या औकात है कि वो इस इच्छा शक्ति के सामने समर्पण न करे। यही मस्तिष्क के शक्ति की विशेषता है। हमें ये नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है। हर व्यक्ति, हर जगह और हर वस्तु के लिए ये सिद्धांत बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। शायद इस बात को विज्ञान सिद्ध कर सके। मैंने अपने बच्चे के मन में वो बीज बोए जिससे वो सुन और बोल सके, और ये वास्तविकता उसने सिद्ध कर दिया।